हेलो नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जीके पर हार्दिक स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक विशेष टॉपिक्स पर और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर। हम चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप्स क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इससे क्या महत्वपूर्ण सवाल उभर कर सामने आते हैं इन्हीं को लेकर। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल के आइकन यानी बेल के घंटे को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आइए चर्चा शुरू करते हैं। दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप्स क्या है। अब दबाव समूह के बारे में एक परिभाषा आती है वियोकी की। वियोकी कहते हैं कि दबाव समूह दबाव समूह सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के लिए बनाए गए एक निजी संगठन है। यानी वो दबाव समूह को इस प्रकार परिभाषित करते हुए कहते हैं कि दबाव समूह क्या है, तो वो कहते हैं कि दबाव समूह सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के लिए बनाए गए एक निजी संगठन है। ये परिभाषा वियोकी की है। जबकि डीजी हिचनर और डब्ल्यूएच हरवोल्ड के मतानुसार, यानी डीजी हिचनर और डब्ल्यूएच हरवोल्ड के मतानुसार देखें तो दबाव समूह शब्द का प्रयोग समान उद्देश्य वाले लोगों के किसी समूह के लिए किया जाता है। यानी ये विद्वान ये कहते हैं कि दबाव समूह क्या है, तो उसके बारे में इनकी राय है कि दबाव समूह शब्द का प्रयोग समान उद्देश्य वाले लोगों के किसी समूह के लिए किया जाता है जो राजनीतिक क्रिया के माध्यम से सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। यानी डीजी हिचनर और डब्ल्यूएच हरवोल्ड के मतानुसार यदि दबाव समूह को परिभाषित करना चाहें तो इनका मत यह है कि दबाव समूह है जो इस शब्द का प्रयोग समान उद्देश्य वाले लोगों के किसी समूह के लिए किया जाता है जो राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। यानी सीधा मतलब है कि दबाव समूह यानी दबाव डालकर किसी नीति को प्रभावित करते हैं और अपना काम निकलाते हैं। हो सकता है कि परिभाषा से कोई सवाल बन जाए, तो हम वियोकी की परिभाषा को थोड़ा इंपॉर्टेंट मानते हैं कि अब इसको याद कैसे रखेंगे कि वियोकी कहती है दबाव समूह सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने वाले एक निजी संगठन, यानी निजी संगठन को आपको याद रखना है। वियोकी सार्वजनिक नीति और निजी संगठन के ऊपर बल देता है। और अब बात करें डीजी हिचनर और डब्ल्यूएच हरवोल्ड के मतानुसार दबाव समूह को देखें तो ये क्या कहते हैं कि ये कहते हैं सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं समान उद्देश्य वाले लोग, यानी समान उद्देश्य वाले लोगों का समूह जो सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ये थोड़े दो पॉइंट आप याद रख सकते हैं, इनकी परिभाषा ये रही है। चलते हैं नेक्स्ट। अब एक और विद्वान आते हैं एल्फ्रेड जी ग्रेजिया के मतानुसार देखें तो दबाव समूह एक ऐसा संगठित सामाजिक समूह है। यानी अल्फ्रेड जी ग्रेजिया दबाव समूह को एक सामाजिक समूह मानते हैं। बस यहां से अपन को यह पकड़ना है कि अल्फ्रेड जी ग्रेजिया दबाव समूह को एक संगठित सामाजिक समूह मानते हैं जो सरकार पर औपचारिक नियंत्रण किए बिना, यानी सरकार पर औपचारिक नियंत्रण किए बिना राजनीतिक अधिकारियों के व्यवहार को प्रभावित करने का प्रयास करता है। तो परिभाषा में याद हो जाएगी कि अल्फ्रेड जी ग्रेजिया के मतानुसार दबाव समूह एक ऐसा संगठित सामाजिक समूह है। केवल अल्फ्रेड जी ग्रेजिया ही दबाव समूह को एक संगठित सामाजिक समूह मानते हैं जो सरकार पर औपचारिक नियंत्रण किए बिना राजनीतिक अधिकारियों के व्यवहार को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर हम इसकी एक सरल और स्वाभाविक परिभाषा निकालने की कोशिश करें। और परिभाषा के ऊपर इसके कुछ लक्षण भी आएंगे समक्ष हमारे। यानी दबाव समूह की विशेषताएं क्या है, इन परिभाषाओं से यदि दबाव समूह के लक्षण और विशेषताओं का आकलन करें तो दबाव समूह राजनीतिक दल से भिन्न होते हैं। यानी दबाव समूह राजनीतिक दल से भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि दबाव समूह राजनीतिक दल से भिन्न इस प्रकार होते हैं कि राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं जबकि दबाव समूह चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। दूसरी बात करें तो यह एक प्रकार के हितों से संबंधित लोगों का समूह होता है। यानी दबाव समूह का एक विशेष हित होता है और ये सामान्य हितों और सामान्य उद्देश्यों को लेकर
एक संगठित समूह का रूप धारण करते हैं। दबाव समूह अपने सदस्यों के हितों की साधना के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, यानी ये अपने सदस्यों के हितों की साधना के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। नेक्स्ट इनके लक्षण की बात करें, ये शासन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होते हैं, जबकि राजनीतिक दल है जो शासन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। ये अपने हितों की पूर्ति के लिए शासन के विभिन्न अभिकरणों को प्रभावित करते हैं। यानी सीधा मतलब है कि दबाव समूह प्रेशर ग्रुप्स हैं तो ये अपने हितों की पूर्ति के लिए शासन के विभिन्न जो अभिकरण हैं, जो संस्थाएं हैं, जो निगम हैं, उन्हें प्रभावित करते हैं। अब हम इन लक्षणों के आधार पर कह सकते हैं कि दबाव समूह ऐसे समूह होते हैं जो अपने सदस्यों के हित साधन हेतु सरकार के विभिन्न अभिकरणों को वैधानिक या अवैधानिक तरीकों से प्रभावित करते हैं। क्लियर? कि निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि दबाव समूह क्या है, तो हमें उत्तर यह है कि जो अपने सदस्यों के हित साधन हेतु सरकार के विभिन्न अभिकरणों, निगमों या संस्थाओं को या तो वे वैधानिक रूप से या अवैधानिक तरीके से प्रभावित करने की एक शक्ति रखते हैं दबाव समूह। अब दबाव समूह का वर्गीकरण भी किया गया है। विभिन्न विद्वानों ने दबाव समूह का वर्गीकरण अलग अलग आधारों पर किया है। तो यहां हम एक वर्गीकरण को पढ़ेंगे। वो वर्गीकरण है पीटर मर्केल ने दबाव समूह को 6 भागों में वर्गीकृत किया है। पीटर मर्केल ने दबाव समूह को 6 भागों में वर्गीकृत किया है। हो सकता है यहां से एक क्वेश्चन आ जाए कि पीटर मर्केल ने दबाव समूह को कितने भागों में विभाजित किया है, तो हम कह सकते हैं 6 भागों में विभाजित किया है। इनका ये वर्गीकरण, इनका पहला वर्गीकरण है आर्थिक हितों वाले समूह। पीटर मर्केल ने दबाव समूह का वर्गीकरण किया है और इनमें पहला वर्गीकरण है, 6 वर्गीकरण इन्होंने बताए हैं, जिनमें इन्होंने पहला बताया है आर्थिक हितों वाले समूह, जैसे अमेरिकन नेशनल एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, फिक्की। इस आधार पर इन्होंने आर्थिक हितों वाला समूह भी एक बताया है दबाव समूह के अंतर्गत। दूसरा इन्होंने बताया है व्यावसायिक हितों वाले समूह। हो सकता है कि क्वेश्चन आ सकता है कि पीटर मर्केल के अनुसार दबाव समूह के वर्गीकरण में शामिल है या नहीं है। यानी पहला है आर्थिक हितों वाला समूह, दूसरा है व्यावसायिक हितों वाला समूह, जैसे एसोसिएशन ऑफ सर्जन, बार काउंसिल आदि इत्यादि। तीसरा इन्होंने बताया है सार्वजनिक सेवा समूह। तीसरा इनका वर्गीकरण है सार्वजनिक सेवा समूह, पब्लिक सर्विस ग्रुपर। और चौथा इन्होंने बताया है सामूहिक सौदेबाजी के लिए गठित समूह, सामूहिक सौदेबाजी के लिए गठित समूह। और पांचवा इन्होंने बताया है संस्थागत प्रकृति वाले समूह, जैसे सिविल सर्वेंट्स एसोसिएशन, उदाहरण के तौर पर इन्होंने ये बताए हैं। और छठा इन्होंने बताया है मिश्रित प्रकृति के समूह। यानी पीटर मर्केल ने दबाव समूह का वर्गीकरण किया है और इन्होंने दबाव समूह को 6 भागों में विभाजित किया है और ये उनके 6 भाग रहे हैं। मिश्रित प्रकृति के दबाव समूह, संस्थागत प्रकृति वाले दबाव समूह, सामूहिक सौदेबाजी वाले दबाव समूह, सार्वजनिक सेवा वाले दबाव समूह, व्यावसायिक हितों वाले दबाव समूह, आर्थिक हितों वाले दबाव समूह। इस आधार पर इन्होंने ये 6 भागों में दबाव समूह को बांटा है। हो सकता है एक आध क्वेश्चन यहां से बन जाए, इसलिए हमें इन दबाव समूह के प्रकारों को याद रखना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक और वर्गीकरण आता है, सामान्यतः देखते हैं दबाव समूह का वर्गीकरण है एक संगठन की दृष्टि से दबाव समूह को 2 भागों में बांटा गया है। यानी संगठन की दृष्टि से दबाव समूह को 2 भागों में बांटा गया है। यानी संगठन की दृष्टि से दबाव समूह को 2 भागों में बांटा गया है। इनमें है, पहला है औपचारिक दबाव समूह और दूसरा है अनौपचारिक दबाव समूह। यानी संगठन की दृष्टि से दबाव समूह को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है, औपचारिक दबाव समूह और अनौपचारिक दबाव समूह। एक और वर्गीकरण है बलोंडेल का। बलोंडेल का वर्गीकरण आता है, विद्वान है बलोंडेल है जिन्होंने वर्गीकरण किया है। इन्होंने भी दबाव समूह का वर्गीकरण प्रेरक तत्वों के आधार पर किया है। यानी बलोंडेल विद्वान ने दबाव समूह का वर्गीकरण प्रेरक तत्वों के आधार पर किया और उन्होंने प्रकार बताए हैं सामुदायिक दबाव समूह और संघात्मक दबाव समूह। सामुदायिक दबाव समूह और संघात्मक दबाव समूह का वर्गीकरण बलोंडेल का है, जिन्होंने इन्होंने यह वर्गीकरण किया था और इन्होंने वर्गीकरण किया था प्रेरक तत्वों के आधार पर। अब महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर चलते हैं और महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर चलते हैं। अब हम दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और सवालों के बारे में चर्चा करते हैं। टू द पॉइंट्स। दबाव समूह शब्द का उद्भव है जो सर्वप्रथम यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ था। यानी दबाव समूह शब्द कहां से आया है,
यानी दबाव समूह शब्द का उद्भव संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ था और इसकी शुरुआत सर्वप्रथम अमेरिका में ही हुई थी। और अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र है जहां दबाव समूह सर्वाधिक कार्यशील है। यानी सर्वाधिक दबाव समूह कहां कार्यरत है, तो आप कह सकते हैं अमेरिका में है। और सर्वाधिक हित समूह और सर्वाधिक दबाव समूह ये दोनों ही अमेरिका में कार्यरत है। किसी भी राज्य में भिन्न समूह या समुदायों के अपने अपने हित होते हैं, जैसे शिक्षकों, विद्यार्थियों, मजदूरों, महिला संगठनों और उद्योगपतियों इत्यादि। जब कोई छोटा या बड़ा हित संगठित रूप धारण कर लेता है तो उसे हित समूह कहा जाता है। यानी किसी भी राज्य में भिन्न समूह या समुदायों के अपने अपने हित होते हैं, ये तो बिल्कुल सत्य है। जैसे शिक्षकों का अपना हित होता है, विद्यार्थियों का अपना हित होता है, मजदूर संगठनों का अपना हित होता है और महिला संगठनों और उद्योगपतियों इत्यादि के संगठनों का अपना हित होता है। जब कोई छोटा या बड़ा हित संगठित रूप धारण कर लेता है, यानी जब कोई छोटा या बड़ा समूह हित संगठित धारण कर लेता है, तब उसे हित समूह कहा जाता है। जब कोई हित समूह इस योग्य हो जाता है कि अपनी संगठित शक्ति के बल पर अपने सदस्यों के हितों के लिए कानून निर्माण को प्रभावित कर सके, तो उसे दबाव समूह कहते हैं। यानी जब कोई हित समूह इस योग्य हो जाता है, वो ये शक्ति रखता है कि अपनी संगठित शक्ति के आधार पर सदस्यों के हितों के लिए कानून निर्माण को प्रभावित कर सके, यानी अपने सदस्यों के हितों के लिए किसी कानून निर्माण को प्रभावित कर सके, तो उसे दबाव समूह कहते हैं। अब हम बात करते हैं सर्वप्रथम महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम 1908 में आर्थर बेंटले ने अपनी पुस्तक सरकार की प्रक्रिया, या वेरी वेरी मस्ट क्वेश्चन हो सकता है, सर्वप्रथम 1908 में आर्थर बेंटले ने अपनी पुस्तक सरकार की प्रक्रिया द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में दबाव समूह के महत्व को स्वीकार किया था। सर्वप्रथम दबाव समूह के महत्व को कहां स्वीकार किया गया और किसने किया, तो आप कह सकते हैं कि 1908 में आर्थर बेंटले ने अपनी पुस्तक सरकार की प्रक्रिया द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में दबाव समूह के महत्व को स्वीकार करते हुए उन्हें राजनीतिक व्यवस्था की अनौपचारिक प्रक्रिया जैसे निर्वाचन, मतदान, आचरण और दबाव समूह और श्रमिक आंदोलन पर अधिक बल दिया था। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किसकी पुस्तक है? आर्थर बेंटले की पुस्तक है। कब प्रकाशित हुई? 1908 में हुई और इसका हिंदी अनुवाद है सरकार की प्रक्रिया, और इसमें इन्होंने दबाव समूह की महत्ता को स्वीकार किया था। आमेड वीओ की, फाइनर, मारिन विनर, एच जिंगलर, रॉबर्ट सी बॉन, ओडिगार्ड इत्यादि विचारकों ने दबाव समूह के संबंध विस्तृत और रोचक अध्ययन प्रस्तुत किया है। दबाव समूह के समर्थक विद्वान कौन कौन से हो सकता है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि दबाव समूह से जुड़े समर्थक कौन कौन से हैं, तो हम कह सकते हैं आमेड हैं, वियोके हैं, फाइनर हैं, माइरन विनर है, एस जिंगलर है, रॉबर्ट सी बॉन है, ओडिगार्ड, ये विद्वान है जो दबाव समूह से जुड़े हुए समर्थक है, इसके समर्थक माने जाते हैं। दबाव समूह के बारे में एक महत्वपूर्ण कोटेशन आता है कोलजे फेड्रिक का। कोलजे फेड्रिक ने दबाव समूह को दल के पीछे के सक्रिय जन कहा। उन्होंने कहा कि ये दल के पीछे के सक्रिय जन हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है, किसने कहा कि दबाव समूह तो दल के पीछे के सक्रिय जन हैं? कोलजे फेड्रिक कहते हैं कि दबाव समूह दल के पीछे के सक्रिय जन हैं। इजराइल, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका तथा भारत इत्यादि देशों में दबाव समूह राजनीतिक जीवन में विशेष प्रभाव डालते हैं और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक प्राणवायु का कार्य करते हैं। यानी इजराइल, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका तथा भारत इत्यादि देशों में दबाव समूह का राजनीतिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है और ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक प्राणवायु का भी कार्य करते हैं दबाव समूह। एक और महत्वपूर्ण परिभाषा आती है ई एस फाइनर की। ई एस फाइनर कहते हैं कि सभी उदारवादी लोकतंत्रों में लोकप्रिय प्रतिनिधियों के एक नहीं दो लोकप्रिय मार्ग है। यानी ई एस फाइनर कहते हैं कि सभी उदारवादी लोकतंत्रों में लोकप्रिय प्रतिनिधित्व के एक नहीं दो लोकप्रिय मार्ग हैं, जिसमें पहला मार्ग राजनीतिक दल व निर्वाचन प्रक्रिया है और दूसरा मार्ग दबाव समूह है। यानी ई एस फाइनर का एक मत है कि वो कहते हैं कि सभी उदारवादी लोकतंत्रों में लोकप्रिय प्रतिनिधित्व के एक नहीं दो लोकप्रिय मार्ग पाए जाते हैं, जिसमें पहला मार्ग है राजनीतिक दल और निर्वाचन प्रक्रिया और दूसरा मार्ग है दबाव समूह। इस परिभाषा को भी आप महत्वपूर्ण मान सकते हैं। नेक्स्ट है आर्थर बेंटले एक ऐसे विचारक हैं जिनका मानना है कि हित समूह को संगठन के आधार पर परिभाषित न करके क्रिया आधार मानकर करना चाहिए। यानी आर्थर बेंटले द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट इनकी बुक रही है। 1908 में इन्होंने दबाव समूह की महत्ता को स्वीकार किया था और ये कहते हैं कि हित समूह को संगठन के आधार पर परिभाषित न करके क्रिया को आधार मानकर परिभाषित करना चाहिए। अमेरिका के साथ ही कई यूरोपीय देशों में दबाव समूह द्वारा सरकार को प्रभावित करने का एक तरीका अपनाया जाता है जिसे लॉबिंग कहा जाता है। लॉबिंग क्या है?
यानी दबाव समूहों द्वारा सरकार को प्रभावित करने का एक तरीका ही लॉबिंग है। यानी क्वेश्चन आ सकता है लॉबिंग क्या है, तो आप कह सकते हैं कि दबाव समूहों द्वारा सरकार को प्रभावित करने का तरीका लॉबिंग है। दबाव समूह और लॉबिंग में केवल क्रियात्मक अर्थात क्षेत्र और लक्ष्य के आधार पर ही अंतर होता है। जहां लॉबिंग का कार्य केवल विधायिका को प्रभावित करने तक सीमित होता है, तो वहीं दबाव समूह संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अब हम दबाव समूह और लॉबिंग में अंतर समझे तो लॉबिंग का सीधा मतलब है कि दबाव समूह द्वारा सरकार को प्रभावित करने का तरीका ही लॉबिंग है। लॉबिंग का कार्य केवल विधायिका को प्रभावित करना है, जहां नियमों को प्रभावित कर सके, वहीं दबाव समूह संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। आप इस वीडियो सीरीज को अंत तक देखिए। अंत में हम 15 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मॉरिस जोन्स के मतानुसार यदि भारतीय शासन व्यवस्था को पूर्णतः समझना है तो गैर सरकारी एवं अज्ञात संगठनों की गतिविधियों का अध्ययन करना उपयोगी एवं आवश्यक है। वेरी मॉस्ट परिभाषा आती है मॉरिस जोन्स की। मॉरिस जोन्स कहते हैं कि यदि भारतीय शासन व्यवस्था को पूर्णतः समझना है तो गैर सरकारी एवं अज्ञात संगठनों की गतिविधियों का अध्ययन करना उपयोगी और अत्यंत आवश्यक है। मॉरिस जोन्स यदि भारतीय शासन व्यवस्था को पूर्णतः समझना है तो गैर सरकारी एवं अज्ञात संगठनों की गतिविधियों का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है और उपयोगी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभ एक दबाव गुट के रूप में हुआ, लेकिन 1947 के बाद इसे राजनीतिक दल के रूप में स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा ये बात भी। नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण पॉइंट और आता है। भारत में क्रियाशील दबाव समूह के संदर्भ में आमेड ने इनको 4 समूह में विभाजित किया है। दबाव समूह का वर्गीकरण किया है। भारत के संदर्भ में आमेड ने दबाव समूह का वर्गीकरण किया है और उन्होंने 4 प्रकार बताए हैं दबाव समूह के। इन्होंने संस्थागत दबाव समूह बताया है, सामुदायिक दबाव समूह का है, गैर सामुदायिक दबाव समूह का है और चमत्कारिक या प्रदर्शनात्मक दबाव समूह भी बताए हैं। यानी भारत के संदर्भ में क्रियाशील दबाव समूह के संदर्भ में आमेड ने इन्हें 4 समूह में विभाजित किया है। यानी आमेड का दबाव समूह वर्गीकरण आता है भारत के संदर्भ में। उन्होंने 4 प्रकार के दबाव समूह बताए हैं: संस्थागत दबाव समूह, सामुदायिक दबाव समूह, गैर सामुदायिक दबाव समूह, चमत्कारिक या प्रदर्शनात्मक दबाव समूह। नेक्स्ट, रॉबर्ट सी वॉन ने दबाव समूह का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया है। रॉबर्ट सी वॉन ने दबाव समूह का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया है। पहला प्रकृति व स्वरूप के आधार पर और दूसरा उद्देश्य के आधार पर। यानी रॉबर्ट सी वॉन ने दबाव समूह का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया है। पहला है प्रकृति स्वरूप के आधार पर, दूसरा उद्देश्य के आधार पर। प्रकृति स्वरूप के आधार पर उन्होंने परिस्थिति जन्य समूह का है और उद्देश्य के आधार पर उन्होंने अभिवर्त जन्य समूह का है। इन 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। परिस्थिति जन्य समूह और अभिवर्ती जन्य समूह, यह वर्गीकरण है रॉबर्ट सी वॉन ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत 2026 तक लोकसभा व राज्यसभा की सीटों में कोई भर्ती नहीं की जा सकती। यानी इनका आकार सीमित रखा गया है। और 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से मंत्रिमंडल के सदस्यों के आकार को भी सीमित किया गया है और कहा गया कि मंत्रिमंडल में सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। चलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर। ये रहे आपके समक्ष मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष स्क्रीन पर रहा है, निम्नलिखित में से किसने दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य कहा है? वेरी मस्ट क्वेश्चन। यानी किस विद्वान ने दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए ब्राइस, ऑप्शन बी फाइनर, ऑप्शन सी ऑर्थर बेंटले, ऑप्शन डी फिंक्स। क्या होगा राइट आंसर प्रथम क्वेश्चन का? ऑप्शन बी राइट होगा, फाइनर महोदय। फाइनर महोदय ने दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य कहा है, गुमनाम साम्राज्य की संज्ञा प्रदान की है फाइनर महोदय ने दबाव समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव समूह ने तीसरे सदन की संज्ञा अपना ली है, यह कथन किसका है? यानी दबाव समूह ने तीसरे सदन की संज्ञा अपना ली है, यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? ऑप्शन ए ब्राइस का, ऑप्शन डी ऑप्शन बी डायसी का, ऑप्शन सी लॉस्की का, ऑप्शन डी फाइनर का। क्या होगा राइट आंसर? दबाव समूह ने तीसरे सदन की संज्ञा अपना ली है, यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? ऑप्शन आपके समक्ष रहे हैं ए बी सी डी। ऑप्शन डी राइट होगा। यह भी फाइनर कहते हैं कि दबाव समूह ने तीसरे सदन की संज्ञा को अपना लिया है, यह महत्वपूर्ण कथन फाइनर का है। नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का कार्य नहीं है, यानी इनमें से कौन सा कार्य दबाव समूह का नहीं है उसका हमें चयन करना है, जो कार्य दबाव समूह का नहीं है। चुनाव लड़ना ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सरकार पर दबाव बनाना, ऑप्शन सी विधायकों का समर्थन प्राप्त करना, ऑप्शन डी सरकार की नीति को प्रभावित करना। निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का कार्य नहीं है उसका हमें चयन करना है। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए राइट होगा, चुनाव लड़ना यह दबाव समूह का कार्य नहीं है। चुनाव लड़ना कार्य है राजनीतिक दलों का, दबाव समूह का चुनाव लड़ना कार्य नहीं है। इनका कार्य सरकार पर दबाव बनाना, विधायकों का समर्थन प्राप्त करना और सरकार की नीति को प्रभावित करना और अपने हितों की पूर्ति करना, ये कार्य है। जबकि चुनाव लड़ना एक राजनीतिक दलों का कार्य है, जबकि दबाव समूह का यह कार्य नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक दबाव समूह की विशेषता नहीं है, यानी दबाव समूह की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? लॉबिंग ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हित समरण, ऑप्शन सी राजनीतिक नेता को प्रभावित करना, ऑप्शन डी चुनाव में सहभागी होना। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, चुनाव में भाग लेना या सहभागी होना यह दबाव समूह की विशेषता नहीं है। चुनाव में सहभागी होना राजनीतिक दलों की विशेषता है, राजनीतिक दलों का कार्य है। जबकि लॉबिंग, हित समरण और राजनीतिक नेता को प्रभावित करना ये ABC ये दबाव समूह की विशेषता है। जबकि ऑप्शन डी है जो दबाव समूह की विशेषता नहीं है, ये राजनीतिक दलों की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 5, पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी मस्ट क्वेश्चन है। पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जेम्स ब्राइस, ऑप्शन बी लॉवेल, ऑप्शन सी लॉसवेल, ऑप्शन डी वाल्टर फिलिपमैन। क्या होगा राइट आंसर 5 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन डी राइट होगा, वाल्टर लिपमैन की यह पुस्तक है पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन किसकी पुस्तक है? वाल्टर लिपमैन की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दबाव समूह मुख्यतः माध्यम है किसके? दबाव समूह मुख्यतः माध्यम है राजनीतिक समाजीकरण के, हित प्रकटीकरण के, सामाजिक संप्रेषण के, संस्कृति निर्माण की। 6 नंबर क्वेश्चन, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी राइट होगा, दबाव समूह मुख्यतः माध्यम है हित प्रकटीकरण के, ये किसी समूह का हित प्रकटीकरण करते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आमेड के दबाव समूह के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? आमेड ने जो दबाव समूह का वर्गीकरण किया उसमें कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए संरचनात्मक समूह, ऑप्शन बी संस्थागत समूह, ऑप्शन सी समुदायात्मक समूह, ऑप्शन डी अप्रतिमानी समूह। क्या होगा राइट आंसर 7 नंबर क्वेश्चन का? यानी आमेड ने जो दबाव समूह का वर्गीकरण किया है उनमें कौन कौन शामिल है, और ये क्वेश्चन कह रहा है उनमें कौन सा शामिल नहीं है, उसका हमें चयन करना है। 7 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन ए राइट होगा, संरचनात्मक समूह ये आमेड के दबाव समूह के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूह नहीं है? निम्न में से कौन सा एक दबाव समूह नहीं है? ऑप्शन ए अखिल भारतीय किसान सभा, ऑप्शन बी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स फिक्की, ऑप्शन सी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP, ऑप्शन डी अकाली दल। क्या होगा राइट आंसर? यानी निम्न में से कौन सा एक दबाव समूह नहीं है उसका हमें चयन करना है। 8 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन डी राइट होगा, अकाली दल है जो एक ये क्षेत्रीय दल है, यह दबाव समूह नहीं है। अकाली दल एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, यह एक प्रकार का दबाव समूह नहीं है। ABC ये दबाव समूह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम दबाव समूह की चर्चा अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में की थी? वेरी मस्ट क्वेश्चन, इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम दबाव समूह की चर्चा अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में की है? ऑप्शन ए आर्थर मेटले, ऑप्शन बी जेम्स ब्राइस, ऑप्शन सी आमेड, ऑप्शन डी वियोके। ऑप्शन ए राइट होगा, आर्थर मेटले ने 1908 में द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में दबाव समूह की महत्ता को स्वीकार किया था और इसके बारे में चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, हिंदू मजदूर सभा की स्थापना कब हुई? हिंदू मजदूर सभा की स्थापना कब हुई थी? 10 नंबर क्वेश्चन। 1947, 1948, 1950, 1952। ऑप्शन बी राइट होगा, 1948 में हिंदू मजदूर सभा की स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां कथन और कारण दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन, कथन ए है, दबाव समूह उस राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं जिसके द्वारा राजनीतिक शक्ति सुव्यवस्थित और प्रयुक्त की जाती है।
कारण आर है, दबाव समूह नीति निर्मात्री संस्थाओं को अपने पक्ष में प्रभावित करते हैं। क्या कथन ए सही है? क्या कारण ए सही है? क्या कथन ए और कारण आर दोनों सही है? क्या कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है? इसका हमें चयन करना है। यानी दबाव समूह उस राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं जिसके द्वारा राजनीतिक शक्ति सुव्यवस्थित और प्रयुक्त की जाती है। कथन ए सत्य है। कारण आर है, दबाव समूह नीति निर्मात्री संस्थाओं को अपने पक्ष में प्रभावित करते हैं, यानी कारण आर भी सत्य है। और कारण आर कारण ए की सही व्याख्या करता है, यह भी सत्य है, यानी सभी सत्य है। ऑप्शन ए राइट होगा, यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए राइट होगा 11 नंबर क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए है भारत में अनेक राजनीतिक दल हैं। कारण आर कह रहा है भारत का संविधान मौलिक अधिकारों के रूप में भारत के नागरिकों को संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान मौलिक अधिकारों के रूप में भारत के नागरिकों को संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है और भारत में अनेक राजनीतिक दल है। यानी इसका ऑप्शन बी राइट होगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यानी 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होगा। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यानी भारत में एक राजनीतिक दल है, बिल्कुल सत्य है। भारत का संविधान मौलिक अधिकारों के रूप में भारत के नागरिकों को संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, यह भी सत्य है, लेकिन आर है जो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में दबाव समूह अधिक क्रियाशील है? निम्नलिखित में से किस देश में दबाव समूह अधिक क्रियाशील है? ऑप्शन आपके समक्ष है, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, चीन। ऑप्शन ए राइट होगा। अमेरिका में सर्वाधिक दबाव समूह क्रियाशील है और सर्वाधिक हित समूह भी अमेरिका में क्रियाशील है, और सर्वप्रथम दबाव समूह का प्रेशर ग्रुप्स का जो उद्भव हुआ है वो भी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, दबाव समूह में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण पाए जाते हैं? यानी दबाव समूह में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण पाए जाते हैं? सीमित सदस्यता, सीमित उद्देश्य, निजी हितों से संबंधित होना, उपयुक्त सभी। यानी ऑप्शन डी राइट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा। यानी ये सभी लक्षण दबाव समूह में पाए जाते हैं। इनकी सीमित सदस्यता होती है, सीमित उद्देश्य होते हैं और निजी हितों से ये संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की स्थापना हुई थी? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की स्थापना कब हुई थी? 1907, 1908, 1920, 1921। ये एक प्रकार का दबाव समूह है। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, 1920 में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की स्थापना हुई थी। धन्यवाद। इस वीडियो सीरीज में हमने दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सवाल और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में चर्चा की है। यह हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं।